आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सा चैप्टर जो कि क्लास 11th का बहुत मेजर चैप्टर रहता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ने से पहले हमको ये IUPAC नेम को पढ़ना ज़रूरी होता है। आज हम इसी IUPAC नेम को समझने वाला डिस्कस करेंगे। पहले तो आपको मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ कि ये IUPAC होता क्या है। ठीक है, देखिए, हम जब भी केमिकल रिएक्शंस पढ़ते हैं, ठीक है, अब केमिकल रिएक्शंस आपका किस क्लास में आता है? ज़्यादातर क्लास 12th में आपको केमिकल रिएक्शन का इंट्रोडक्शन मिल जाता है, ठीक है। पर हम क्या करते हैं कि ये केमिकल रिएक्शंस के पहले जो नामकरण होता है, जितने भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का नामकरण जो होता है वो ठीक से नहीं पढ़ते। तो हमको इन फ्यूचर केमिकल रिएक्शंस में जो भी रूल रेगुलेशंस रहती है, जो भी उसके मेथड्स रहते हैं, जो भी प्रॉपर्टीज़ रहती है, वो अच्छे से समझ में नहीं आती। तो ये नेग्लिजेंसी की वजह से हमको क्या होती है, इन फ्यूचर दिक्कत आ जाती है केमिकल रिएक्शंस को परफेक्टली कंप्लीट करना। आज का जो मेरा समझाने का मकसद रहेगा आपको कि वाई द IUPAC नेम इज़ इम्पॉर्टेंट और IUPAC नेम का रूल क्या होता है, IUPAC नेम के पढ़ने के फ़ायदे क्या होते हैं, ये आपको कुछ चीज़ें मैं आपको समझा देने वाली हूँ। ये आपका बहुत बेसिक से स्टार्ट हो रहा है। प्लीज़ आप अच्छे से समझना। जो स्टूडेंट्स ये वीडियो पहले स्टार्ट करें, मतलब क्लास 11th में पहली बार पहुँचे, अभी न्यू सेशन में ज्वाइन हुए, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। तो आपको अच्छे से समझना पड़ेगा कि वाई द IUPAC नेम इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर इन क्लास 11th एंड फ्रॉम 10th ऑनवर्ड्स इनकी छोटी बेसिक नॉलेज आपको दे दी जाती है। पर हमको 10th में इतनी समझ नहीं आती क्योंकि 9th-10th में हमको एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल पढ़ के बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है। तो जब हम 11th में आ जाते हैं ना, तो जो 9th-10th का मतलब पूरा समझने का जो हमारे पास ज्ञान रहता है वो 11th में जाके समझ आती है। मतलब अगर आपको पहले से ही हार्ड चीज़ें समझा दी जाएगी तो आपको समझ नहीं आएगा कि एक्चुअल में एक चीज़ है क्या। तो पहले तो आपको उस चीज़ का रूट समझना पड़ेगा, जड़ समझना पड़ेगा कि एक्चुअल में वो चीज़ आया कैसे। उसके बाद हम उसका लेवल थोड़ा करके इंक्रीज़ करेंगे अपना स्टेज। अभी मैं आपको ये समझाऊंगी कि एक्चुअल में ये IUPAC नेम हमको क्या मदद मिलेगी, हमको इस IUPAC नेम से एक्चुअल में मदद क्या मिलेगी। देखिए, जब भी हम कोई केमिकल फार्मूला पढ़ते हैं, ठीक है, तो केमिकल फार्मूला में हमको समझ नहीं आता कि एक्चुअल में ये केमिकल फार्मूला का नाम होगा क्या। ठीक है, उसका 2 नाम होता है। ठीक है, साइंटिस्ट 2 नाम देते हैं। एक नाम आपका बहुत कठिन नहीं होता, जिसको हम इजीली बोलते हैं कॉमन नेम ऑफ द पर्टिकुलर केमिकल मॉलिक्यूल, और एक और नाम जिसको साइंटिस्ट बहुत सोच समझ के बनाते हैं, जो बहुत साइंटिस्ट मतलब न्यूमेरिकली सॉल्व करके बनाते हैं, उसको हम बोलते हैं IUPAC नेम। ठीक है, तो बेसिकली IUPAC नेम आपको बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। तो इसको समझने से पहले हमको कुछ रूल रेगुलेशन को फॉलो करनी पड़ती है, और मैं बिलीव करती हूँ कि अगर आप IUPAC नेम को बहुत अच्छे से मतलब तोड़ मरोड़ के पढ़ेंगे ना, तो आपको क्लियर तो होगा ही, और साथ साथ आप खुद क्वेश्चन बना सकते हो। इवन अगर आपको कोई क्वेश्चन मिले भी ना, तो वो क्वेश्चन अगर गलत रहा तो भी आप समझ जाओगे कि ये यहाँ गलत है, क्योंकि आपको तो पूरा रूल रेगुलेशन समझ में आता है ना। तो पहले तो हमको उसका एक चीज़ को तोड़ मरोड़ के पढ़ना इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, मतलब एक क्वेश्चन आपको दे दिया जाएगा, उस क्वेश्चन को आपको हर प्रकार के पॉसिबिलिटी सोल्यूशन को फॉलो करना है कि कितने प्रकार के पॉसिबल सोल्यूशंस इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए बन सकते हैं, तभी आप उसका एक मतलब कांस्टेंट आंसर में पहुंच पाओगे। तो मैं आपको ये समझाऊंगी आज की पूरे क्लास में कि एक्चुअल में ये IUPAC नेम हमको किस तरह से मदद करता है। ठीक है, तो बेसिकली जब हम क्लास 12 में पहुंचते हैं, क्लास 11 ये सारे चैप्टर्स को पढ़ के, तो क्लास 12 में आपको डायरेक्ट क्या करवाया जाता है, केमिकल रिएक्शंस। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत बड़ा चैप्टर रहता है क्लास 12 में, जहाँ पर हमको बहुत सारे साइंटिस्ट के दिए गए इन्वेंशंस, डिस्कवरीज का केमिकल रिएक्शन को फॉलो किया जाता है। हर केमिकल रिएक्शन के पीछे उसका एक ही मकसद होता है कि वो अपने स्टेबिलिटी को ज़्यादा से ज़्यादा रख पाए। ठीक है, जैसे कि हम 9th-10th में ये पढ़ते आते हैं कि अपने एलिमेंट्स अपने स्टेबिलिटी को पहुँचने के लिए, स्टेबिलिटी तक पहुँचने के लिए क्या करते हैं, नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को फॉलो करते हैं, उसको अपने कंपटीटर मानते हैं। जब भी हम केमिकल रिएक्शंस को पढ़ते हैं ना, तो केमिकल रिएक्शंस में भी आपको सब एलिमेंट्स का
पहले तो आपको पढ़ा दिया जाता है कौन सा एलिमेंट किस एलिमेंट के साथ जुड़ेगा, ये सब आपको पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में अच्छे से पढ़ा दिया जाता है। अब इसके बाद जो आपका रिएक्शंस होता है वो रिएक्शंस कहाँ तक अपना मतलब इक्वेशन को स्टेबल रखता है, ये सब हम पढ़ते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको कुछ रूल दिए जाते हैं। कौन कौन से रूल दिए जाते हैं? आपको कार्बन का डिग्री बताया जाता है, जिसके तहत आपको अपना हाइब्रिडाइजेशन चेक करना पड़ता है कि कितने डिग्री में वो स्टेबल रहता है, वो बताया जाता है। सो ऐसे कुछ रूल है, स्टेबिलिटी रूल है, जो हमको इन फ्यूचर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शन के चैप्टर में पढ़ना पड़ता है। और तब अगर हमको डिग्री ये सब के लिए अगर नाम पता नहीं होगा ना, IUPAC से नेम पता नहीं होगा, तो हम कैसे अपना आंसर को परफेक्टली सॉल्व कर पाएंगे? ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा ना। तो इसीलिए हमको IUPAC से नेम को बहुत अच्छे से पढ़ के रखना पड़ता है। तो मैं आपको समझाना स्टार्ट करती हूँ कि एक्चुअल में IUPAC से नेम का रूल होता कैसे, ठीक है। सो डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं हम, और एक एक रूल का हम एक एक क्वेश्चन सॉल्व करते हुए चलेंगे, तो टेंशन मत लीजिए। सो हेडिंग आ गई आज के क्वेश्चन, आज की लेक्चर का फर्स्ट हेडिंग होगा IUPAC नेम। IUPAC नेम। अच्छा, किस क्लास का पढ़ा हूँ? 11th। क्या है? केमिस्ट्री, ठीक है। IUPAC नेम, ये IUPAC नेम का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इंटरनेशनल। बहुत बार ऐसे कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन पेपर से पूछ गया जाता है कि एक्चुअली इसका फुल फॉर्म क्या होता है। इसे मैं लिख दे रही हूँ, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एप्लाइड केमिस्ट्री, इसका ये फुल फॉर्म होता है, ठीक है। पर इसको पढ़ के क्या फ़ायदा अगर हमको समझ नहीं आया कि एक्चुअली में इसका यूज़ कैसे होता है, ठीक है। सो हम इसको अच्छे से समझेंगे आज की क्लास में कि किस तरह से इसका रूल रेगुलेशन होता है, ठीक है। सो पहले तो आपको मैं एक चीज़ बता देना चाहती हूँ कि ये जो IUPAC नेम है, ये IUPAC नेम भी आपको हर समय हर जगह देखने को मिलेगा, ये ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कि IUPAC नेम की जगह आपको किसी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का कॉमन नेम दिख जाए, तो ये कॉमन नेम के पीछे भी आपको IUPAC नेम को निकाल के उसके अंदर के न्यूमेरिकल को सॉल्व करना पड़ता है। सो आपको यहाँ से समझ कितना आ रहा होगा कि IUPAC नेम कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं हम IUPAC नेम का रूल पढ़ना, ठीक है। देखिए, फर्स्ट रूल ये होता है कि पहले तो हमको IUPAC नेम ज़्यादातर किस में देखा जाता है, ये हम पढ़ेंगे। देखिए, IUPAC नेम एवरी टाइम आपका सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन ऐसे ही मॉलिक्यूल के बीच में होगा, ये ज़रूरी नहीं है। हो सकता है IUPAC नेम इन फ्यूचर आपको दूसरे मॉलिक्यूल का भी दिखा जाए, पर वो आपको मैं कुछ लेक्चर में पहले बता चुकी हूँ, तो वो आज के क्लास में हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, पर हाँ बेसिक से स्टार्ट करेंगे, जिससे हमको फट से समझ में आ जाए कि एक्चुअल में ये होता क्या है, ठीक है। सो पहले तो ये जो IUPAC नेम है, ये IUPAC नेम आपको फर्स्ट में क्लास 11 के ही टॉपिक में बोल रही हूँ मैं, हाइड्रोकार्बन चैप्टर में इंट्रोड्यूस होता है। कौन से चैप्टर में? हाइड्रोकार्बन। सो ये जो हाइड्रोकार्बन है ना, ये हाइड्रोकार्बन होता क्या है ये समझना इम्पॉर्टेंट है। देखिए, हाइड्रो से मतलब आपको क्या समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं हमको हाइड्रोजन एटम की बात की जा रही है, ठीक है। और कार्बन से हमको क्या समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं हमको कार्बन की बात की जा रही है। तो जब हाइड्रोजन कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है ना, तो उसे तो हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स, ठीक है। हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स, जब हाइड्रोजन के साथ कार्बन जुड़ता है तो उसी को हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स। ये हाइड्रोकार्बन क्या है? कंपाउंड्स है। और ये कौन से कंपाउंड्स हैं? दे आर ऑर्गेनिक, ठीक है। इसी में जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं ना इनको। ऑर्गेनिक मतलब इनमें शुद्धता है। अब देखिए ये जो कार्बन है, ये कार्बन एक्चुअल में कितना एटॉमिक नंबर होता है इसका? इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स कितने प्रोटॉन्स रहते हैं ग्राउंड स्टेट में? आपको पता होगा कि कार्बन में आपका 6 इलेक्ट्रॉन्स से 6 प्रोटॉन्स रहते हैं। साथ में बताओ तो ये एक्चुअल में 6 एटॉमिक नंबर में पाया जाता है कि नहीं? ठीक। अब कार्बन का हमको एटॉमिक नंबर तो पता है, पर जब कार्बन का ये पूछा जाता है कि एक्चुअल में कार्बन बॉन्ड कितना बनाता है, तो सबको पता होगा कि कार्बन के पास 4
वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। क्या रहते हैं? 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। जिसके तहत कार्बन के पास ये क्षमता होती है कि वो विदाउट लॉसिंग और गेनिंग 4 इलेक्ट्रॉन्स को बाहर से शेयर करना, शेयर फ्रॉम आउटसाइड एलिमेंट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आपको समझ में आया है कुछ? क्या बताया मैंने? कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। देखिए कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो क्या रहता है? 1s2 2s2 2p2 ये रहते हैं। यहाँ से हम क्या करते हैं कि ये है रहता है आपका ग्राउंड स्टेट में, या फिर कौन से स्टेट में पाए जाते हैं? ग्राउंड स्टेट में। यहाँ से हमको कार्बन को रिएक्टिविटी सीरीज में लाने के लिए क्या करना पड़ता है कि कार्बन को एक्साइटेड स्टेट में लाना पड़ता है। ठीक है, कुछ ऐसा होता है एक्साइटेड स्टेट का सिंबल स्टार। तो एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है? कार्बन में जो आउटर शेल, ये वाला आपका आउटर शेल दिख रहा होगा, या आउटर शेल में कुछ चेंजेस आते हैं। या आउटर शेल में क्या चेंजेस आते हैं आपको ये वाला भूल जाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो 1s है ये इनर शेल में आ रहा है, और इनर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 2। तो 2 को हमको माइनस करना पड़ेगा टोटल इलेक्ट्रॉन्स से। तो 6 - 2 4 है। अब 4 आपका आउटर इलेक्ट्रॉन्स मिल रहा है। अब इसे आउटर इलेक्ट्रॉन्स में आपका जो 2s2 है ना, जो फर्स्ट आउटर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये फर्स्ट आउटर इलेक्ट्रॉन में जो 2s है, ये 2s में आपको क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? एक्साइटेशन। ये 2s को हम क्या कर सकते हैं? अनपेयर। ठीक है, ये पेयरिंग है, इसको हम करेंगे अनपेयर। तो अनपेयर कैसे करते हैं? जैसे मैंने आपको 2s का एक ऑर्बिटल बना दिया। अब हमने क्या किया? 2p का 3 ऑर्बिटल बना दिया। अब इसमें हमको फर्स्ट में ऐसे देखने को मिल रहा था, ये आपका ग्राउंड स्टेट था। ग्राउंड स्टेट था कि नहीं? हाँ। अब हमने क्या किया कि इस 2s को पेयरिंग के टाइम में क्या किया? एक्साइटेशन करना। तो एक्साइटेशन के दौरान इस पेयरिंग में अनपेयर का चेंजेस होना ज़रूरी हुआ। तो हमने क्या देखा कि ये पेयर जाके यहाँ पर जो 2p एक खाली वैकेंट ऑर्बिटल था, इसमें जाके जुड़ गया। अब यहाँ पर जाके जब एक इलेक्ट्रॉन आके यहाँ अनपेयर्ड बैठ गया, तो हमको टोटल 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का एक ग्रुप मिला। अब ये 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या किया? कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का डेवलपमेंट किया। तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का डेवलपमेंट हो जाने के बाद कार्बन के पास ये शक्ति आ गई कि कार्बन और 4 इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ शेयर करके 4 बॉन्ड्स का क्या कर सकता है? प्रोडक्शन। तो 4 बॉन्ड्स का कार्बन अगर प्रोडक्शन कर सकता है तो आपको समझ में आ रहा होगा कि कार्बन जब हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा तो हाइड्रोजन के पास बेसिकली आपको कितने इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिल सकते हैं? ओनली 1। अब इसके पास एक ही शेल रहता है, ठीक है, एक ही शेल 1s1। अब इसमें कोई आउटर इनर ऐसा कुछ है नहीं, ओनली 1 शेल इज कंसिडर्ड फॉर द हाइड्रोजन। बट हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन रहने के कारण हाइड्रोजन के पास ऑक्टेट कंप्लीट करने की शक्ति नहीं होती। ठीक है, मतलब अभी इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा। कार्बन के साथ जब जुड़ेगा तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम होगी। इन फ्यूचर जब हम देखेंगे ना कि कार्बन हाइड्रोजन से जब इलेक्ट्रोलाइटिक क्लीवेज वगैरह करेगा तो हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है वो कार्बन से बहुत कम होने के कारण कार्बन के पास माइनस चार्ज आ जाता है और हाइड्रोजन तक रिमूव हो जाता है। तो ये सब हम पढ़ेंगे जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को और डिटेल में पढ़ेंगे। पर मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब कार्बन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा ना तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से बहुत कम होगा। इस केस में हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में मतलब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि एक इलेक्ट्रॉन लॉस टाइप का करेगा, मतलब लॉस नहीं बोलना चाहिए पर हाँ उसमें प्लस चार्ज आता है बेसिकली। तो आपको समझ में आना चाहिए इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से बहुत कम है। ठीक है, ये लॉस गेन की बात नहीं हो रही नहीं तो आयनिक बॉन्ड में हम पहुँच जाएंगे। ये मैं शुद्ध कोवेलेंट बॉन्ड की बात कर रही हूँ। ठीक है, तो हाइड्रोजन क्या है? एक इलेक्ट्रॉन। तो पॉसिबिलिटी ये है कि हाइड्रोजन एक और इलेक्ट्रॉन को शेयर करे, ठीक है, ओवरलैपिंग करे सिंपली। ठीक है, तो तब क्या हुआ? जब हाइड्रोजन ने कार्बन के साथ जब ओवरलैपिंग की तो इसके पास टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे थे। ठीक है, मैंने इसको दिखा दिया। अब अगर हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, अगर हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है ये अनपेयर्ड, तो ये पेयरिंग करने के लिए क्या कर सकता है? शेयरिंग कर सकता है। और
कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है। मतलब अगर एक हाइड्रोजन के साथ कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन ऐसे पेयरिंग करेगा तो इसके 3 इलेक्ट्रॉन से बच जाएंगे। इसी कारण हमको और 3 हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी टू कीप द बॉन्ड शेयर परफेक्ट। क्या क्लियर हो गया? तो यहाँ से हमको ये समझ में आया कि जब कार्बन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा तो वो 4 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेगा। अब यहाँ क्लियर हुआ क्या? ये आपका मीथेन मॉलिक्यूल बनके तैयार है। अब यहाँ से हमको कार्बन का इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन समझ में आ गया और साथ साथ हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन समझ में आ गया। दोनों के बीच में कैसे बॉन्डिंग हुई ये समझ में आ गया और ये आपका फर्स्ट इंट्रोडक्शन था। यहाँ तक क्लियर हो गया? ओके। सो आपको मीथेन मॉलिक्यूल का कंस्ट्रक्शन पता चला। अब हमको इस मीथेन मॉलिक्यूल को देखिए, मीथेन मॉलिक्यूल देखिए, तो मीथेन मॉलिक्यूल में इसका हाइड्रोजन होता है sp3। तो sp3 है मतलब इसका जो स्ट्रक्चर होगा कुछ इस तरह का दिखेगा, पूरा वैसे ही चाहिए, है ना? तो मैं स्ट्रक्चर की हम बात ही करूँगी, ठीक है? सिंपली आज मैं ये दिखाऊंगी आपको कि एक्चुअल में जो जितने मॉलिक्यूल्स होते हैं उस मॉलिक्यूल का IUPAC नेम कैसे लिखी जाती है। तो मैं आपको अभी एल्काइल ग्रुप कैसे कंस्ट्रक्ट होता है वो दिखाने वाली हूँ। तो आप आज के क्लास में जरूर तो याद रखना, सिर्फ आप याद रखो कि कैसे एल्काइल ग्रुप का फॉर्मेशन होता है। सो अभी हम पढ़ेंगे कि द फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल ग्रुप, द फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल ग्रुप। देखिए क्या होता है एल्काइल ग्रुप? ये जो हाइड्रोकार्बन्स है इससे आया हुआ वर्ड अल्काइल ग्रुप, अल्काइल। सो अल्काइल से हमको समझ में आ जाना चाहिए कि C और H के बीच की बॉन्डिंग की बात हो रही है। अब कितने कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन जुड़े रहने चाहिए? 4। और यहाँ पर अल्काइल बन रहा है तो यहाँ पर ग्रुप में मतलब कि कहीं ना कहीं सब्स्टिट्यूएंट इन फ्यूचर हमको देगा। तो हम कैसे एक मॉलिक्यूल को अल्काइल ग्रुप में चेंज करें, ठीक है? एक हमको एक एल्केन मॉलिक्यूल को चेंज करना है अल्काइल ग्रुप में, ठीक है? इट मे बी एल्केन, इट मे बी एल्कीन, इट मे बी एल्काइल। तो उसको हम कैसे चेंज करें एक ग्रुप में? विच ग्रुप? एल्काइल ग्रुप। उसको मैं आपको समझाने वाली हूँ। देखिए इसका जो कंस्ट्रक्शन है ये क्या है आपका मॉलिक्यूल, तो कौन सा मॉलिक्यूल? हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल। सिंपली मैं ये नाम दे दूँ, ठीक है? मॉलिक्यूल, ठीक, छोटा लिख देंगे जगह करना। ये हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल है। अब ये हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल ये कौन सा मॉलिक्यूल आपको दिख रहा है? मीथेन मॉलिक्यूल, मीथेन मॉलिक्यूल। अब ये जो मीथेन नाम है ये नाम पड़ा कैसे? ये जो मीथेन नाम है ये नाम पड़ा कैसे? तो इसको पढ़ने से पहले हमको कुछ रूल देखने को मिलते हैं, जैसे 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन का एक्चुअल में क्या बोलते हैं ये भी मैं आपको दिखा दूँगी। पर अभी आपको ये समझना आ जाना चाहिए कि एक्चुअल में ये एक हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल है। इन फ्यूचर इसको देखिए अभी तक चेंज नहीं हुआ है एक पर्टिकुलर एल्काइल ग्रुप में, ठीक है? ये एक सिर्फ एक मॉलिक्यूल है। कौन सा मॉलिक्यूल है? हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल। अब इस हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल में हमको एक फॉर्मूला लिखना पड़ता है कि एक्चुअल में जो हाइड्रोकार्बन बनेगा तो हम कैसे कार्बन के नंबर के साथ हाइड्रोजन कितना जुड़ेगा वो समझ जाए, ठीक है? क्योंकि एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन उसकी वैलेंसी सेटिस्फाई, कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई करवाने के लिए चाहिए। तो जब हम कार्बन का नंबर बढ़ाएंगे तो हाइड्रोजन को भी हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये डिफिकल्ट रहता है। तो बहुत बार गलती ना हो स्ट्रक्चर बनाने में तो हम एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं। कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं? जनरल फॉर्मूला। और ये जनरल फॉर्मूला बहुत ईजी रहता है, मैं आपको दिखा देती हूँ। और ये सिर्फ एक स्ट्रक्चर के लिए वेरिएबल है, हर स्ट्रक्चर के लिए अलग अलग जनरल फॉर्मूला रहता है, पर ये एन वाला है, ठीक है? मैं आपको एन वाला दिखा रही हूँ, जनरल फॉर्मूला, ठीक है? आपके बुक में इन आई इनका भी होगा, आप उसको देख लेना। अब जनरल फॉर्मूला क्या होता है? सो स्टार्ट करते हैं हम जनरल फॉर्मूला को देखना कि कैसे मीथेन मॉलिक्यूल का जनरेशन होता है। देखिए इसका फॉर्मूला होता है CN, मतलब आपको नंबर ऑफ कार्बन जितने चाहिए, फिर H टाइप, फिर 2n+1, ठीक है? ये आपको जनरल फॉर्मूला का रूल रहता है। तो अगर यहाँ पर मैं लिखूँगी n = 1, 2, 3, 4 and so on, दैट इज n इंटीजर कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पर अगर मैं चाहूँ तो n का वैल्यू 1 रख के देखूँ, तो C n मतलब 1, तो H का कितना हो जाएगा? 2 1 से 2,
CH3, ये क्या बना मिथाइल मॉलिक्यूल। क्या बना आपका मिथाइल मॉलिक्यूल। मिथाइल मॉलिक्यूल से मिथाइल ग्रुप का विश्लेषण हुआ। अब देखिए ये फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल ग्रुप था, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, n का वैल्यू 2 रख के देखते हैं, कितना हो जाएगा C, ठीक है, 2H 2N मतलब 2 2 4 प्लस 1 मतलब C2H5। ये आपको क्या पता है, इथाइल ग्रुप। इथाइल ग्रुप बोला मैंने क्योंकि यहाँ पर 2 कार्बन है, यहाँ पर 2 कार्बन है। अब ऐसे भी लिख सकते थे CH3, ठीक है। ये आपका फर्स्ट कौन सा वाला मॉलिक्यूल था, मीथेन, ठीक है। पर इन फ्यूचर हमने इसका चेंज कर दिया, एल्काइल ग्रुप में कन्वर्ट कर दिया, तो ये क्या बना मिथाइल ग्रुप। तो मिथाइल ग्रुप को हम क्या करवाना है, इथाइल ग्रुप बनाना है। तो इथाइल ग्रुप को हम सिंपली कैसे चेंज कर सकते हैं, अगर मैं एक और मिथाइल ग्रुप के साथ इसको बॉन्ड करवा दूँ, कि कार्बन का एक बॉन्ड तो फ्री है, एक और बॉन्ड को हम ऐड कर सकते हैं, तो 2 कार्बन हमको मिल गए। और ये आपको क्या बना बैठा है, ये आपका इथेन बन के बैठा है, इथेन मॉलिक्यूल बन के बैठा है। अब इसी मॉलिक्यूल को हमको चेंज करवाना पड़ेगा इथाइल ग्रुप में। तो हम क्या कर सकते हैं, C2H6 से C2H5 बना सकते हैं, क्योंकि सिंपली हमने CH4 से CH3 का देखा ना कन्वर्शन। तो वैसे ही हम इसको सिंपल इस रूल से भी समझ सकते हैं। और आपको कोई ग्रुप को कन्वर्ट करना है तो आप तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। और ये किसके लिए हमने वेरिएबल है, एन स्ट्रक्चर्स के लिए, मतलब सिर्फ सिंगल बॉन्ड होगा कार्बन कार्बन के बीच, ठीक है। मतलब कार्बन कार्बन के बीच जो सिंगल बॉन्ड होगा ना, तब इसमें कितने हाइड्रोजन आएंगे, 5। मतलब ये वाला कार्बन इन फ्यूचर किसी अदर सब्स्टिट्यूएंट के साथ अपना बॉन्डिंग कर सकता है। आपको समझ में आया, ये आपका किसकी बारे में बात हो रही है, चेन्स की बारे में बात हो रही है। अब ये चेन इन फ्यूचर सब्स्टिट्यूएंट की तरह भी काम कर सकता है, पर अभी मैं आपको सिर्फ चेन बता दूँ। चेन मतलब कार्बन कार्बन के साथ जुड़ रहा है उतना, जो वर्ड रूट हम देखेंगे इन फ्यूचर, उसका मैं एक शॉर्ट इंट्रो देती हूँ, ठीक है। आपको ज़्यादा क्लियर हुआ क्या, तो बता दूँ। थैंक यू। हाइड्रोकार्बन्स का अगर आप चाहो तो एग्जांपल भी आप कर सकते हो, क्योंकि हाइड्रोकार्बन्स एक्चुअली में है क्या, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपको ज़्यादातर पेट्रोलियम, LPG गैस ऐसे एग्जाम्पल्स देखने मिल सकते हैं, ठीक है। तो दे आर हाइड्रोकार्बन एग्जाम्पल। अब हमें क्या समझना पड़ेगा, रूल क्या होता है, ठीक है। रूल को पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ नेमिंग कार्बन का रूल बता देती हूँ। देखिए, अगर कार्बन का नंबर 1 है, ठीक है, तो उसके लिए हम लगाएंगे मेथल, ठीक है। अगर 2 है तो एथल, अगर 3 है तो प्रो, अगर 4 है तो ब्यूट, अगर 5 है तो पेंट, अगर 6 है तो हेक्सन, अगर 7 है तो हेप्टन, अगर 8 है तो ऑक्ट, अगर 9 है तो नॉन, अगर 10 है तो डेक, अगर 11 है तो हमको लगाना पड़ता है अनडेक, ठीक है। और 12 है तो डॉडेक, और 13 है तो ट्राइडेक। ऐसे चलता रहता है, पर ज़्यादातर इससे ज़्यादा की बात नहीं की जाती, ठीक है। अब ये थोड़ा सा नोट कर लीजिए, ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है। कहाँ तक, यहाँ तक ज़्यादातर, और ये थोड़ा कम इम्पॉर्टेंट है, ज़्यादा देखा नहीं जाता, पर ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसके बिना तो काम ही नहीं चलेगा। तो आप 10 तक पहले नोट कीजिए, ये टेक है सी। अब इससे पहले नोट कीजिए, फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट रूल की तरफ। कर लिया नोट, ओके। देखिए, इसको बता दो क्या, हाइड्रोकार्बन्स की बात कर रहे हैं, इसमें लिखने वाली क्या बात है। आपने लिख लिया तो अच्छी बात है, आपको पता होना चाहिए कि मैं हाइड्रोजन और कार्बन के बीच की बॉन्डिंग की बात कर रही हूँ, ओके। सो अब हमको पढ़ना है कुछ बेसिक सफिक्स। सफिक्स मतलब बाद में लगाने जाने वाला नाम, उसके
बाद हमको नीचे पढ़ना पड़ता है वर्ड रूट, ठीक है। इसके बाद हमको पढ़ना पड़ता है प्रीफिक्स। इसमें से कुछ टेबल बन जाते हैं और इन टेबल में आपको 2 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री में चेंज हो जाता है। अब डिग्री मतलब होता है कि कार्बन कार्बन के पास कितना अटैच है ऐसे है, पर अभी के लिए समझ लो ये सेकेंडरी की बात होती है, ठीक है। सेकेंड से याद रखो, 1 मतलब प्राइमरी, हम पढ़ेंगे इसको प्राइमरी बोलते हैं, ठीक है। अभी तक हमने समझ ये आपको रूल नहीं है ना, अभी आपको रूल पढ़ना है, देन हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन। ये मैं सिखा रही हूँ आपको कि कैसे आया, ठीक है। मैं लगेंगे सेकेंड, ठीक है। सेकेंडरी सफिक्स में आपका बेसिकली क्या आता है, फर्स्ट में क्या आता है, मतलब ये तो आपका वर्ड रूट हो गया, ठीक है। तो सेकेंडरी सफिक्स में हमको बेसिकली क्या लिखना पड़ता है, फर्स्ट में ये आपको प्राइमरी है, ये आपको प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, और वर्ड रूट हमारा लगाते हैं। वर्ड रूट अभी हमने सीखा ना, ये वर्ड रूट है आपका, जो नंबर ऑफ कार्बन कितने इन अ पेरेंट चेन, ठीक है, विच इज द लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन, ठीक है। ये आपका वर्ड रूट होता है। इसमें ही हम क्या करते हैं, मिथाइल, इथर एंड सो ऑन, ठीक है। अच्छा, सेकेंडरी सफिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, अब बोलिए सेकेंडरी सफिक्स में आपको क्या समझना है, क्या पढ़ना चाहिए हमको। सेकेंडरी सफिक्स मतलब हमको ये देखना पड़ता है कि जब हम कोई भी एक मॉलिक्यूल का नामकरण कर रहे हैं तो उस नामकरण में सब्स्टिट्यूएंट ब्रांच जो है वो कहाँ है, ठीक है। क्योंकि पहले तो हमको नंबरिंग करनी पड़ेगी, नंबरिंग के बाद बेसिकली इंपॉर्टेंट होता है सब्स्टिट्यूएंट और ब्रांच। तो सब्स्टिट्यूएंट और ब्रांच का जो नॉलेज है वो ये सेकेंडरी सफिक्स से है। सब्स्टिट्यूएंट एंड ब्रांच नॉलेज, ठीक है, यहाँ से मिलती है। देन हम इन प्राइमरी सफिक्स में ये पढ़ते हैं कि आपका जो गिवन मॉलिक्यूल है वो साइक्लिक में है या बाईसाइक्लिक में है या स्पाइरल में है, ये सब पढ़ना पड़ता है। और ये हम देखेंगे जब हम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स पढ़ेंगे रूल को, फिर अभी नहीं, ठीक है। मैं इसको रूल बता रहा हूँ बस। अच्छा, प्राइमरी प्रीफिक्स, देखिए साइक्लिक मतलब आपको समझ में आ रहा है कि मतलब जो कार्बन कार्बन का चेन एक दूसरे से जुड़ा है, और वो बेसिकली 3 कार्बन से प्रोपेन से ज़्यादा अच्छा स्टार्ट हो जाता है, हम पढ़ेंगे बाद में, टेंशन मत लीजिए। प्राइमरी प्रीफिक्स, लेकिन प्राइमरी प्रीफिक्स मतलब होता है ये है कि एक्चुअली जो नंबर ऑफ बॉन्ड में हमको जो डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ये इसका कैसे प्रायोरिटी है ये देखना पड़ता है। तो इससे हमको डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, डबल और ट्रिपल बेसिकली सेम प्रायोरिटी देते रहते हैं, और इसके बाद आपको सिंगल बॉन्ड का प्रायोरिटी मिलता है। ठीक है, सिंगल बॉन्ड का प्रायोरिटी मिलता है। इसका नॉलेज हमको कौन देता है, सेकेंडरी प्रीफिक्स, ओके, सॉरी प्राइमरी प्रीफिक्स। अब देखिए सेकेंडरी प्रीफिक्स में हमको क्या मिलेगा, देखिए हमारा डबल ट्रिपल हुआ, हमारा कार्बन का जो कितना कार्बन है उसका चेन का वर्ड रूट मिला, मतलब कितना कार्बन का कितना नंबर है, एक कार्बन है, 2 कार्बन, 3 कार्बन, वो मिल गया। अच्छा, साइक्लिक बाईसाइक्लिक वो भी हमने कंप्लीट कर लिया। अब सब्स्टिट्यूएंट ब्रांच कितने, वो भी हमने कंप्लीट कर लिया। और लास्ट में हमारा बचता है कि जो कार्बन है वो स्टार्टिंग होगा कहाँ से, नंबरिंग, तो वो भी हमको बहुत इंपॉर्टेंट देखना पड़ता है। तो सब्स्टिट्यूएंट में बहुत बार फंक्शनल ग्रुप में ना ऐसे मतलब क्वेश्चन आ जाते हैं। सब्स्टिट्यूएंट अलग होता है और फंक्शनल ग्रुप अलग होता है, तो फंक्शनल ग्रुप ज़्यादा प्रायोरिटी का रहता है, आपको याद रखना पड़ता है ये चीज़। सेकेंडरी जो प्रीफिक्स है ना उसमें हमको फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देखना पड़ता है, फंक्शनल ग्रुप को। तो फंक्शनल ग्रुप में ज़्यादातर अल्कोहल के बारे में हम स्टडी करते हैं।
एल्डिहाइड के बारे में स्टडी करते हैं। अब इसमें भी आपका जो है मतलब अरेंजमेंट रहते हैं कि कौन ज़्यादा प्रायोरिटी रहा है, ठीक है। अच्छा, और कौन हो सकता है, बहुत बहुत सारे हो सकते हैं। नाइट्रोसो मतलब नाइट्राइल ग्रुप को हो सकता है नंबर, और कौन हो सकता है, बहुत सारे हो सकते हैं। ऐसे में जब काउंट करते हो थक जाओगे, तो साइनाइड ग्रुप को काउंट करते हो सकता है, हेलोजेन का हो सकता है। सो इट इज़ नॉट लाइक कि फंक्शनल ग्रुप और सब्स्टिट्यूएंट में आपको कन्फ्यूजन एवरी टाइम है, आपको समझ नहीं आ जाएगा कि एक्चुअल में कौन कहाँ फंक्शनल ग्रुप है और कहाँ सब्स्टिट्यूएंट है, ईजी हो जाएगा। पर अभी आपको ये समझ में आया। और ये जो हेलोजन है ना, ये हेलोजन इन जो आपको सब्स्टिट्यूएंट ब्रांचेस है ना, उसमें बहुत ईजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। ऐसे फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट का कार्बन चेन के साथ रिलेशन, ये अब हम अभी पूरा कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। सो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया क्या कि कितना कितना जो है नामकरण हमको करना पड़ेगा, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब ये आपका रूल नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं कि सेकेंड सफिक्स में आपको ये पहले लिखना पड़े, फिर फर्स्ट मतलब प्राइमरी सफिक्स में आपको ये लिख देना पड़े, ये ऐसा नहीं है, ठीक है। पहले तो हमको पेरेंट चेन निकालना पड़ता है कोई गिवन मॉलिक्यूल का, उसके बाद हमको उसमें रूल रेगुलेशन कंप्लीट करके एक नाम देते हैं, ठीक है। अब वो रूल हम पढ़ना भी स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया, बैठा दूँ।